है। पीछे के लेक्चर में हमने क्या किया था, सरफेस टेंशन स्टडी किया था। सरफेस टेंशन क्या होता है उसको मेजर करने के लिए हमने एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, पीछे की क्लास में एक बार रिवाइंड कर लेता हूं। तो पीछे की क्लास में आपने क्या किया था, कोहेशन फोर्स, एडहेशन फोर्स किया था, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, एफ अपॉन एल करके, मीटर पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर। दो सरफेसेज हैं तो सिग्मा आपका 2 टाइम्स हो जाता है। नीडल का केस हमने स्टडी किया था, कैपिलरिटी राइज एंड डिप्रेशन देखा। तो हमने तो इसमें क्या किया, कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था कि हमारा कोई जो है सरफेस टेंशन का प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स कैसे वर्क करते हैं। अगर ग्लास के का फोर्स ज्यादा है तो वाटर को ऊपर की तरफ खींच लेगा, अगर वाटर का फोर्स ज्यादा है तो वाटर क्या करेगा, अपने आप को अंदर की तरफ खींच लेगा, तो उससे कैपिलरी डिप्रेशन आ जाएगा। तो वाटर में तो डिप्रेशन नहीं आता है, जो कैपिलरी डिप्रेशन आता है वो आपका आता है मरकरी में, तो आपका आएगा मरकरी में। तो आज हम क्या करेंगे, जो चीजें हमने कॉन्सेप्ट में स्टडी किया था, आज हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटिव पार्ट जो उसका है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा, कोई वाटर की ड्रॉपलेट है, जब भी आप भी एग्जाम में जब अगर आप वाटर ड्रॉपलेट बनाना तो उसके लिए एक सिंबल यूज किया जाता है। जैसे ये ड्रॉप आपको दिख रही होगी, ये ड्रॉप के एकदम बैक साइड में यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लैक कलर से हाईलाइट किया, इसका मतलब क्या होता है कि ये सर्किल जो है आपका सॉलिड है। आप जब भी डायग्राम बनाना, जैसे सॉलिड ड्रॉपलेट मतलब ड्रॉप की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरा वाटर से बनी हुई होती है, तो अगर पूरा वाटर से बनी हुई इसका मतलब वो सॉलिड होगी। तो हम जब वो ड्रॉपलेट बनाते हैं तो यहाँ पीछे साइड ये ब्लैक कलर से इतना कर देते हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सॉलिड है। नहीं तो कोई ये भी कह सकता है कि ये हॉलो है। तो आप जब भी इसका ड्रॉपलेट का डायग्राम बनाना तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे, और डायग्राम बनाने के बाद इसका जो थोड़ा सा ये आखिरी वाला एंड है इसको इस तरह से सॉलिड फिल कर दोगे। इसका मतलब ये होता है कि ये पूरा सॉलिड है, तो ये ड्रॉपलेट हो जाती है। मतलब अंदर भी इसके जो बीच में यहाँ पे आएगा वो भी क्या होगा, वाटर होगा। इसका मतलब सरफेस कहाँ पे मिलेगी आपको, सरफेस केवल यहाँ बाहर के साइड मिलेगी, एक सरफेस होगी। अब देखिए इसी ड्रॉपलेट को, ये हमारी कंप्लीट ड्रॉपलेट है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से हमने इसको क्या किया है, कट कर दिया है। जब यहाँ से आप कट करोगे तो दो पार्ट में हो जाएगा, आधा इधर रहेगा आधा इधर रहेगा। अब उस आधे वाले पार्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं उसके बेसिस पे उन दोनों फोर्सेस को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अगर इक्वल नहीं होगा, कोई एक भी फोर्स ज्यादा होगा, अगर अंदर से प्रेशर ज्यादा हुआ तो ड्रॉपलेट का साइज बढ़ता रहेगा, अगर बाहर से प्रेशर ज्यादा हुआ तो ड्रॉपलेट का साइज छोटा होता रहेगा। इसका मतलब अगर ड्रॉपलेट का साइज न बढ़ रहा है न घट रहा है, आके एक कंडीशन पे रुक गया, इसका मतलब दोनों साइड के फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं। तो फोर्सेस कौन कौन से होंगे, ये सरफेस टेंशन वाला आप देख रहे हो, ये पूरा पेरीमीटर के ऊपर ऑन द होल पेरीमीटर आपको सिग्मा फोर्स लगेगा। तो अगर सिग्मा फोर्स पूरे पेरीमीटर पे लग रहा है तो हमारा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर आपको सरफेस टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। अब ये पूरी पेरीमीटर पे लग रहा है तो ये पूरी पेरीमीटर की लेंथ कितनी होगी, पेरीमीटर के बराबर होगी। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू जो लेंथ हो जाएगी वो पाई डी हो जाएगी, सिग्मा इंटू पाई डी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सरफेस टेंशन फोर्स हो जाएगा। ये जो सिग्मा इंटू पाई डी है ये आपका सरफेस टेंशन फोर्स, यहाँ पे इधर देखोगे इस साइड में ये सरफेस टेंशन फोर्स लिखा हुआ है, इसको एफ टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से सिग्मा पाई डी आएगा सरफेस टेंशन फोर्स। अब इसको अपोज करने के लिए क्या आता है, अंदर से वाटर प्रेशर लगाएगा पी प्रेशर। अगर अंदर से उसका पी प्रेशर होगा तो ये क्या करेगा, पूरे इस वाली सरफेस पे लगाएगा। तो
अगर इस P वाले सरफेस पे लगाएगा तो जो प्रेशर फोर्स आएगा, हमारे पास प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आपको अगर ये प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ पी मतलब प्रेशर फोर्स, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, प्रेशर इंटू एरिया करना पड़ेगा। और ये एरिया यहाँ पे सर्किल बना हुआ है तो इसका कितना होता है, π/4d²। तो यहां से क्या हो जाएगा, P इंटू π/4d², π/4d²। तो ये आपका कितना आ जाएगा, प्रेशर फोर्स आ जाएगा। तो ये P इंटू π/4d² क्या करेगा, इस बबल को तोड़ने की कोशिश करेगा, और जो सरफेस टेंशन फोर्स है इस जो है ड्रॉपलेट को सर्कुलर बनाने की कोशिश करेगा, मतलब उसको पैक रखने की कोशिश करेगा। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो ये क्या होगा, दोनों फोर्स आप देखेंगे, फोर्स ऑफ प्रेशर, इधर आपका फोर्स ऑफ प्रेशर है और इसको इक्वल टू हमने कर दिया है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहां से करोगे तो ये P जो है ये π/4d² इधर आ जाएगा, तो आपका ये निकल के आ जाएगा ड्रॉपलेट के अंदर जो एडिशनल प्रेशर होगा, P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 सिग्मा अपॉन डी, 4 सिग्मा अपॉन डी। ये जो प्रेशर है ये बाहर के प्रेशर से एडिशनल प्रेशर है। अभी हमने क्या किया, सरफेस इसके बाहर तो हमने कोई प्रेशर लिया नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अगर बाहर कोई प्रेशर नहीं है तो अंदर की तरफ P प्रेशर होगा। अगर बाहर पहले से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, केस क्या होता है कि बाहर से ही आपका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक होगा, P एटमॉस्फेरिक। तो अंदर क्या प्रेशर हो जाएगा, ड्रॉपलेट के अंदर जो प्रेशर आएगा, प्रेशर उसको टोटल से आप डिनोट कर सकते हो, प्रेशर टोटल जो ड्रॉपलेट के अंदर आएगा वो आपका P एटमॉस्फेरिक तो बाहर से है ही है, और सरफेस टेंशन के कारण से क्या हुआ, ये वाला P और बढ़ गया। इसका मतलब ड्रॉपलेट के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वो इसके बराबर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हमने 4 सिग्मा अपॉन डी प्रेशर बताया है ये केवल सरफेस टेंशन के कारण से है, और कोई एडिशनल फोर्स उसमें नहीं है, केवल सरफेस टेंशन के कारण से P आएगा। अगर बाहर से कोई और भी फोर्स है तो क्या होगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो सर किसी भी ड्रॉपलेट के अंदर टोटल प्रेशर ये होता है और केवल सरफेस टेंशन के कारण से इतना आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ड्रॉपलेट के अंदर जो सरफेस टेंशन के कारण से प्रेशर बढ़ेगा वो ये होगा, और जो टोटल प्रेशर होगा ड्रॉपलेट के अंदर वो बाहर वाले प्रेशर को ऐड करके होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, आपको कहेंगे कि इतना डायमीटर है, इतने डायमीटर की ड्रॉपलेट है, इतनी सरफेस टेंशन है, आप ड्रॉपलेट के अंदर प्रेशर कैलकुलेट करिए जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना दिया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर उसके जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्लस जो सरफेस टेंशन के कारण से प्रेशर आएगा दोनों ऐड होके होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। इसके बाद आगे आओगे तो आगे हमने क्या कहा था कि अगर दो सरफेस हो गई, आपके पास बबल है तो अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो सरफेस उसकी दो हो जाएंगी। एक बाहर की तरफ आपकी सरफेस होगी, एक अगर मैं पेन से करूं तो एक बाहर की तरफ से आपकी सरफेस होगी, एक अंदर की तरफ आपकी सरफेस होगी। तो यहाँ पे दो सरफेसेज हो जाएंगी। तो जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स होगा, जो वहां पे केवल सिग्मा लग रहा था यहाँ पे 2 सिग्मा लगेगा। तो ये ध्यान रखना है। और वहां पे क्या था कि जब आप ड्रॉपलेट काटते हो तो यहाँ पे पूरा हॉलो था, आपने प्रेशर इंटू एरिया कर दिया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे काटोगे तो यहाँ पे कोई सरफेस ही नहीं है, तो वो प्रेशर कहां पे लगेगा, प्रेशर जाके आपके अंदर के साइड लगेगा, अंदर के साइड लगेगा। इसलिए हम उसके एरिया को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। यहां पे देख रहे हैं आप, एरिया हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा उसके ऊपर हम वो प्रेशर लगाएंगे। तो वो भी πr² है, पहले ये जो था ये भी πr² था, सर्कुलर है तो सेम ही रहेगा।
ठीक है, अगर सर्कुलर है तो ये सेम ही रहेगा, जो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये पीछे हमने जो पेरीमीटर की थी वो भी पाई आर स्क्वायर थी। तो इस केस में केवल क्या चेंज होगा, जो वहां पे सिग्मा फोर्स लगता था अब उसको हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आएगा, इधर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और आपका जो प्रेशर निकल के आएगा, अंदर जो प्रेशर आएगा वो 8 सिग्मा अपॉन डी आएगा। इसका मतलब जो प्रेशर हुआ कितना हो गया, 8 सिग्मा अपॉन डी। तो जब ये 8 सिग्मा अपॉन डी हो जाएगा, पीछे हमारा कौन सा फोर्स था, ये आपका बबल के अंदर है, प्रेशर इन द बबल, और जो पीछे हमने निकाला था प्रेशर इन द ड्रॉपलेट, वो आपका कितना था, 4 सिग्मा अपॉन डी। इसका मतलब सरफेस डबल हो गई तो ये जो प्रेशर डिफरेंस हो गया ये भी डबल हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि अगर डबल सरफेस है तो ज्यादा प्रेशर अंदर बनेगा, और इस केस में भी आपको वही ध्यान रखना है कि जो बबल होगा उसके अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक प्लस ये जो पी हमने अभी कैलकुलेट किया है 8 सिग्मा अपॉन डी। तो ये ध्यान रखना है कि जो टोटल प्रेशर होगा दोनों के सम के बराबर होगा, और जो सरफेस टेंशन के कारण से जो प्रेशर इंड्यूस होगा वो केवल सरफेस टेंशन के कारण से होगा, बाहर वाला प्रेशर इसमें एडेड नहीं है। तो आपको टोटल प्रेशर निकालना होगा तो बाहर वाला प्रेशर आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, किसी किसी बुक में क्या करते हैं, जो प्रेशर टोटल है उसको पीआई से डिनोट करते हैं। पीआई मतलब इनसाइड प्रेशर, जो पी टोटल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब प्रेशर टोटल मतलब ड्रॉपलेट के अंदर जो प्रेशर है, तो एक तरह से क्या हो गया, प्रेशर इनसाइड इक्वल टू जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बाहर की तरफ से उसको लिखते हैं पीओ, पीओ मतलब आउटसाइड, प्लस ये सरफेस टेंशन वाला प्रेशर। तो अगर इस फॉर्म में भी कभी लिखता है तो आपको परेशान नहीं होना है। पी आई मतलब अंदर का प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर, पी आउट माने बाहर का प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हो सकता है कि बाहर एटमॉस्फेयर ही ना हो, कोई और गैस भी हो सकती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं कि पी आई इज इक्वल टू पीओ प्लस सरफेस टेंशन के कारण से जो फोर्स हुआ। अगर एटमॉस्फेरिक है तो एटमॉस्फेरिक लगाएंगे, नहीं तो जो आउटसाइड प्रेशर है उसको लगाएंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। इसमें कोई अलग से मैथमेटिक्स नहीं, बस प्लस किया है। सरफेस टेंशन के कारण से इतना प्रेशर बढ़ेगा, बाहर पहले से ही प्रेशर है तो वो उसमें ऐड हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो कैलकुलेशन के टाइम पे आपको यूजफुल होती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बबल के में प्रेशर होगा 8 सिग्मा अपॉन डी, और जो ड्रॉपलेट में प्रेशर होगा वो 4 सिग्मा अपॉन डी होगा, और बाहर का प्रेशर आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। इसका मतलब पी एटमॉस्फेरिक दिया रहेगा या पी आउट बाहर का जो प्रेशर है वो दिया रहेगा, तो आप टोटल अपने आप निकाल लोगे। ये इक्वेशंस पता होंगी, ये दोनों इस साइड की अगर इक्वेशंस जो हम ये कर रहे थे, अगर ये इक्वेशंस पता होंगी तो इनमें से क्या करेगा, 2 देगा तीसरा पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 दे करके कोई भी तीसरा आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखना है। अब हम आगे आते हैं अपने लिक्विड जेट पे। लिक्विड जेट का मतलब क्या है कि किसी पाइप से आपका वाटर निकल रहा है और वो एक स्ट्रीम जैसा बाहर की तरफ जा रहा है। जैसे आपने फव्वारा देखा होगा, कोई फव्वारा तो होता है कि जो एकदम से डिफ्यूज कर देता है, इसका मतलब अलग अलग ड्रॉप्स में डिवाइड हो जाता है। और कोई कोई फव्वारा क्या होता है कि पतली सी जो स्ट्रीम होगी उसको बहुत ऊपर तक फेंकेगा, इसका मतलब कंटिन्यूअस स्ट्रीम होगी। कंटिन्यूअस स्ट्रीम का मतलब कहीं से अगर वो स्ट्रीम निकल रही है तो वो क्या होगी, अगर यहां से सपोज ये स्ट्रीम निकल रही है तो ऐसे निकलेगी और ऐसे गिरेगी, बिना डिफ्यूजन के। अगर डिफ्यूजन होगा तो ये अलग अलग ऐसे फव्वारे की तरह से चारों तरफ फैलने लगता है। तो अगर ये बिना ऐसे सीधे जेट निकलेगा तो इसको हम स्ट्रीम जेट बोलते हैं। तो अगर इसका हम छोटा सा सेक्शन लेते हैं जहां से आपका पाइप निकलना स्टार्ट होता है, वहां पे ऐसे सिलेंडर बनता है इसका, तो ये सिलिंड्रिकल है। तो इसमें क्या होगा, सरफेस केवल इधर होगी
और इधर होगी। बाकी ये तो ये साइड जो पिंक से दिख रहा है इसके नीचे अभी ये स्ट्रीम है, तो ये पूरा आगे तक बढ़ी हुई होगी। इसका मतलब यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, यहाँ कोई सरफेस नहीं है, यहाँ भी कोई सरफेस नहीं, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर भी आगे बढ़ा हुआ है। ये पूरा एक जेड जैसा सीधे स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सरफेस कहाँ पे होगी? केवल यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी। आगे तो ये पूरी स्ट्रीम है। तो यहाँ क्या होगा, इस साइड में अगर सरफेस टेंशन सिग्मा है और इसकी लेंथ एल है, तो एक साइड में लगेगा सिग्मा एल, और ये इस साइड भी जो है क्या होगा, सरफेस टेंशन सिग्मा लगेगा, इस साइड भी लगेगा सिग्मा एल। दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा एल। इसका मतलब फोर्स ऑफ जो सरफेस टेंशन है वो कितना होगा? 2 सिग्मा एल। दोनों साइड का ऐड हो गया। अब जो इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो इस साइड से लगेगा, जो मैं रेड कलर से एरो बना रहा हूं, यहां से ऐसे प्रेशर लगेगा और ये पूरी इस सरफेस पे लगेगा। तो अगर इसको निकालना होगा तो हमको फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया करना पड़ेगा। प्रेशर हमारे पास P है और एरिया अगर आप कैलकुलेट करो तो आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा रेक्टेंगल बना हुआ है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ तो L दिया हुआ है, विड्थ जो है अगर ये सर्किल होगा तो इसके डायमीटर के बराबर होगा। विड्थ कितनी हो जाएगी? D। तो हमने प्रेशर इंटू एरिया के लिए लेंथ इंटू विड्थ D कर दिया है। तो ये जो प्रेशर फोर्स होगा FP वो क्या हो जाएगा? P इंटू L इंटू D। सेम जैसे हमने बबल में बैलेंस किया था वैसे इसमें बैलेंस होगा, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। जैसे ही आप इक्वल करोगे, P इंटू एल डी है, एल डी नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका प्रेशर कितना निकल के आ जाएगा? सिग्मा इंटू 2L अपॉन डी। एल आपका कैंसिल हो जाता है और ये आगे बचेगा केवल आपका 2 सिग्मा अपॉन डी। इसका मतलब ये एल पे डिपेंड नहीं करता, एल पे डिपेंड नहीं करता। जेट की लेंथ कितनी भी लंबी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो प्रेशर बनेगा 2 सिग्मा अपॉन डी बनेगा। तो आपको तीनों केस के लिए प्रेशर एक जगह पे एक लाइन से लिखना है। आपको प्रेशर लिखना है, प्रेशर इन जेट, पीजे इसको हम बोलते हैं, इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन टी। इसके बाद दूसरा जो प्रेशर हम निकालते हैं, दूसरा प्रेशर लिखते हैं P इन बबल, वो होता है आपका 4 सिग्मा अपॉन डी। और तीसरा निकालते हैं ड्रॉपलेट में, सॉरी P, ये ड्रॉपलेट का है D, PD, और ये है आपका बबल का। जो बबल का होगा वो कितना हो जाएगा? 8 सिग्मा अपॉन डी। तो ये आपको इसी सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये याद कर लेना चाहिए, और बाहर वाला प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको गिवन रहेगा। तो आपको 2 सिग्मा अपॉन डी, 4 सिग्मा अपॉन डी और 8 सिग्मा अपॉन डी याद रखना है। जे मतलब जेट, डी मतलब ड्रॉपलेट और बी मतलब बबल। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा, तो ये आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। वैसे आप जब भी एट इंस्टेंट आपको डिराइव भी करना हुआ तो कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा, जेट के अंदर जो प्रेशर होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला यूज आता है हमारे पास कि हम लोग कैपिलरी राइज कितना होगा, एच अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हमने देखा कांटेक्ट एंगल जो है हमारे पास थीटा होता है। एक हमने एग्जांपल ले लिया, वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है उससे मतलब नहीं है। पाइप का डायमीटर डी है, इसके अंदर वाटर फील्ड है, कैपिलरी ट्यूब है, इसका मतलब डायमीटर इसका बहुत कम होना चाहिए। थीटा जो है यहाँ पे लेस देन π/2 मतलब 90 से कम है। 90 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ एरो हो जाएगी, ऐसे इधर की तरफ आ जाएगा। अगर इधर की तरफ आ जाएगा तो कैपिलरी राइज के बजाय डिप्रेशन होने लगेगा। सेम इक्वेशन से हम लोग अभी देखेंगे कैसे इसको करना है। तो यहाँ पे देखोगे ये आपका जो सरफेस टेंशन फोर्स है यहाँ पे लगेगा, इसको ऊपर की तरफ सिग्मा, ये एंगल थीटा है, इधर लग रहा है सिग्मा, ये एंगल थीटा है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, जिस साइड में थीटा होता है उस साइड में होता है आपका सिग्मा कॉस थीटा। ये आपको कॉस थीटा फैक्टर जब भी आप करते हो तो ये ध्यान रखना है कि अगर सिग्मा इधर है इधर थीटा है
तो थीटा के साथ जो अटैच लाइन होती है वो कॉस थीटा होती है, और इधर जो लगेगा वो आपका होगा सिग्मा साइन थीटा। इसी तरह से इधर आपका सिग्मा कॉस थीटा और इस साइड आपका सिग्मा साइन थीटा। अब ये देख रहे हैं जो सिग्मा साइन थीटा वाले दोनों हैं, ये वाला इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे आप चारों तरफ घूमोगे तो जो सिग्मा साइन थीटा वाले फैक्टर हैं वो चारों तरफ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये जो सिग्मा कॉस थीटा वाला फैक्टर होगा ये आपके वाटर को ऊपर उठाएगा। इसका मतलब फोर्स कितना लग रहा है, सिग्मा कॉस थीटा ऊपर की तरफ, और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, पूरी पेरीमीटर पे। ऐसे चारों तरफ ये घुमा हुआ होगा ना, तो ये जो सिग्मा कॉस थीटा वाले फोर्सेज हैं यहाँ भी लगेंगे, यहाँ भी लगेंगे, यहाँ भी, ऐसे पूरी पेरीमीटर पे लगेगा। इसका मतलब टोटल फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा कॉस थीटा इंटू ये जो पूरा पेरीमीटर होगा पाई डी। तो हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स लगना है वो हो जाएगा सिग्मा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई पाई डी। तो ये वाला जो सरफेस टेंशन फोर्स है ये यहां से आ गया। सिग्मा कॉस थीटा ऊपर की तरफ लगेगा, पूरे पेरीमीटर पे लगेगा तो सिग्मा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई पाई डी। अब देखिए, अगर इसका डायमीटर डी है तो हमको इस वाटर का वेट पता करना पड़ेगा। वेट हम कैसे पता करते हैं, एच रो जी कैलकुलेट करते हैं और इसका एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एरिया कितना होगा, अगर डी डायमीटर है तो पाई बाई 4d स्क्वायर एरिया होगा, और एच रो जी इसका क्या होगा, यूनिट का वेट होता है, तो हम पाई आर स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप इक्वल करोगे तो यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। अब वाटर के केस में क्या होता है, ये थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि H जो है हमारा प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है। इसका मतलब सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो आपका जो हाइट राइज ये H है ये बढ़ता जाएगा। इसका मतलब व्हेन, ये कंडीशंस हैं बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। ये पीपीटी मैं आपको भेजूंगा, ये मार्क्ड वाली भी भेजूंगा और अनमार्क्ड वाली भी भेजूंगा। जब आपका सिग्मा इंक्रीज होगा, सिग्मा इंक्रीज होने से आपका एच इंक्रीज होगा। इसका मतलब व्हेन सिग्मा इज इंक्रीजिंग एच इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। डेंसिटी आपकी फिक्स ही रहती है, जी भी आपका फिक्स ही रहता है। अगर आप डी बढ़ाओगे व्हेन डायमीटर इज इंक्रीजिंग, तो डी आपका नीचे की तरफ है, हाइट आपकी क्या होगी, कैपिलरिटी राइज आपका कम होता जाएगा। इसका मतलब ज्यादा कैपिलरिटी राइज देखना है तो डायमीटर कम होना चाहिए। इसका मतलब कम पाइप के डायमीटर में आपको कैपिलरिटी राइज दिखता है। अगर डायमीटर बड़ा हो गया तो आपको ये कैपिलरिटी राइज नहीं दिखेगा। अब देखिए, थीटा जब 0 हो गया तो एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना है कि ये कॉस थीटा होता है यहाँ पे, ये कॉस थीटा आपको बिल अंडरस्टूड रखना पड़ेगा कि यहाँ कॉस थीटा होता है। वाटर के लिए हमने 0 कर दिया, तो आपको ये याद रखना है कॉस थीटा जब जरूरत पड़ेगी तो आप ऐड कर सकते हो। अब जो है आगे हम देखेंगे, अगर यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, मरकरी है, कांटेक्ट एंगल इज 130 फॉर मरकरी। इसका मतलब मरकरी के लिए जो हमारा फॉर एच जी, में मरकरी का सिंबल लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो एच जी के लिए कितना है एंगल हमारा 130। जैसे cos 130 आप जैसे ही करोगे तो आपका cos 130 क्या होगा, निगेटिव होगा। दिस विल बी निगेटिव। cos थीटा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर ये h निगेटिव होगा, इसका मतलब जो ये ऊपर उठा हुआ है इसके बजाय ये h नीचे की तरफ आ जाएगा, और सेम इज कॉल्ड कैपिलरी डिप्रेशन। इसका मतलब कैपिलरी डिप्रेशन के लिए आपको अलग से इक्वेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये याद रखना है
कि आपका जो h है, h आपका 4 सिग्मा कॉस थीटा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी होता है। केवल ये ध्यान रखना है, थीटा चेंज होगा, मरकरी के लिए थीटा चेंज होगा तो निगेटिव हो जाएगा, अपने आप डिप्रेशन आ जाएगा। तो चाहे कैपिलरी राइज हो चाहे कैपिलरी डिप्रेशन हो, दोनों आपके एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएंगे। और ये आता कहाँ है, ऊपर वाला जो फोर्स लगेगा सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी, और जो इसका वेट होगा, वेट कैसे निकलेगा, वॉल्यूम पहले निकालोगे, वॉल्यूम इंटू रो करोगे, तो वॉल्यूम आपका कैसे निकलेगा, हाइट इंटू एरिया, और रो जी लगाओगे तो वेट हो जाएगा। तो फोर्स हमेशा वेट से कैलकुलेट होता है, मास से नहीं होता है, इसलिए आपको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है आपका एरिया, ये इंटू क्या है हाइट, एरिया इंटू हाइट करोगे तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, और ये जो है रो से मल्टीप्लाई करोगे तो मास हो जाएगा, जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट हो जाएगा। तो ये क्या है, इस साइड में जो आपका लिखा हुआ है ये आपका वेट ऑफ द वाटर लिफ्टेड है, दोनों को इक्वेट करोगे तो ये आपके। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कैपिलरी राइज एंड डिप्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है जो हमको वेपर प्रेशर के साथ करना था, वहां पे रह गया था, इसलिए मैंने इसको यहां पे ऐड कर दिया। आवाज जा रही है पीछे के साइड बच्चे, कोई डिस्टॉर्शन हो तो तुरंत बताया करो। वो ना जा रही है सर, आ रही है। ठीक ठीक ठीक। तो क्या होता है कि सपोज हम किसी पाइप से पानी ले जा रहे हैं बेंच तक, हाँ, ये जो बेंड आपको दिख रहा है इस तरह से, ये क्या है कि आपका वाटर इधर से ऐसे फ्लो होते हुए आ रहा है, ऐसे इसके अंदर से ये फ्लो होते होते ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जब आपका फ्लो करेगा तो आपने अभी क्या देखा था कि अगर जो है जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से अगर कम हो जाएगा, अगर कहीं किसी भी जगह पे प्रेशर हमारा वेपर प्रेशर से कम हो गया तो जो आपका लिक्विड होता है वो गैस बनने लगता है। तो वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट यही था कि जब वेपर प्रेशर के बराबर होंगे तो लिक्विड जो है गैस होना बंद हो जाएगा, उससे ज्यादा अगर वेपर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर रहेगा तो लिक्विड लिक्विड स्टेट में रहेगा, अगर वेपर प्रेशर से कम हो गया तो लिक्विड गैस बनने लगेगा। तो जब लिक्विड के अंदर में गैस बनेगी तो उसका बबल बनने लगता है। तो यहाँ पे देखोगे अगर इधर से ये हाइट जो है यहाँ पे है और ये हाइट यहाँ से नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ गैप है, ये जो हाइट है उसमें क्या है गैप है। तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ तक तो प्रेशर बढ़ेगा, इसके बाद ये इससे भी नीचे अगर गया हुआ है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर कम होने लगता है। तो अगर यहाँ पे कहीं एक जगह पे प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया, ये नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर कम होने लगेगा, ऊपर की तरफ आता है तब तो प्रेशर बढ़ता है, फिर नीचे की तरफ आता है तो प्रेशर कम होने लगता है। तो ये ऊपर तो कम आया है और नीचे और ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब नीचे जितना ज्यादा जाएगा उतना ही कम प्रेशर यहाँ पे बनेगा। तो जितना कम प्रेशर बनेगा, प्रेशर कम होने का मतलब क्या है कि प्रेशर कम होता जा रहा है, अगर वो प्रेशर वेपर प्रेशर से कभी भी कम हो गया तो तुरंत ये आपका वाटर क्या होगा, पाइप के अंदर ही उसका बबल बन जाएगा। जब भी किसी पाइप में कहीं से हम ऊपर नीचे इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, कहीं भी अगर वेपर प्रेशर आपका नॉर्मल प्रेशर से कम हुआ तो आपका वाटर जो है इवेपोरेट होकर तुरंत गैस बन जाएगा। तो गैस बना नहीं कि वहां पे तुरंत बबल बना। अब इसी पाइप को आगे हम ले जाते हैं, ये पाइप आगे ले जाओगे और यहाँ पे आप लगाओगे टरबाइन, टरबाइन है जिसको घुमा के आप पावर जनरेट करते हो। तो ये बबल के साथ अगर ये पानी जाएगा और वहां पे अचानक से ये बबल, वहां पे प्रेशर फिर से बढ़ेगा, तो बढ़ने से क्या होगा, ये बबल अचानक से कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स होना मतलब जो बबल बना हुआ है वो अचानक से बर्स्ट हो गया। तो अगर वो बर्स्ट होता है अचानक से तो उसके कारण से इतना प्रेशर जनरेट होता है, आगे अगर इसी पाइप में ही कहीं ये बबल बने हुए जा रहा है, यहाँ कहीं बर्स्ट किया तो जहां पे ये बर्स्ट करता है वहां पाइप को तोड़ देता है, यहाँ पे क्या करेगा, पाइप को तोड़ देगा, ब्रेक्स द पाइप, इतना तेज झटका देता है कि पाइप वहां से तुरंत फट जाता है।
अगर टरबाइन के ऊपर जाएगा, टरबाइन ब्लेड के ऊपर अगर वो बबल बर्स्ट हुआ तो टरबाइन की ब्लेड को तोड़ सकता है। तो इसका मतलब कहीं भी अगर वेपर प्रेशर से कम प्रेशर हुआ तो तुरंत बबल बनेगा, और वो बबल जब भी कोलैप्स होगा, जहां कोलैप्स होगा वहां बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। तो जो ये डैमेज होता है, जो बबल बन के जाके डैमेज करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैविटेशन। कैविटेशन का मतलब बीच में यहाँ पे बबल आ जाएगा तो यहाँ पे कैविटी एक तरह से बन गई। कैविटी मतलब खाली है, वहां पे पानी नहीं है। वो कैविटी जाते जाते जहां पे वो कैविटी बर्स्ट होगी, एक अकेला बबल नहीं बनता है, बहुत सारे बबल बन जाएंगे। और जब वो एक देखोगे पाइप के ऊपर अगर आप ऐसे कान लगा के रखेंगे तो अंदर से आवाज आती है, तो वो क्रैकिंग जैसा साउंड करता है, और कभी कभी वो साउंड इतना ज्यादा होता है कि पाइप को तोड़ देता है। तो अगर पाइप की जो है कंडीशन आएगी, इसका मतलब जब भी आप पाइप डिजाइन करोगे या टरबाइन डिजाइन करोगे या पंप डिजाइन करोगे तो आप क्या क्या कर सकते हो, टरबाइन का डिजाइन कर सकते हो, पंप का डिजाइन कर सकते हो, रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल, बहुत सारे आएंगे, या पाइपलाइन डिजाइन करोगे। तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे पाइप में कहीं भी आपका वेपर कैविटेशन नहीं होना चाहिए। कहीं भी कैविटेशन होगा तो आपका पाइप कभी भी फट सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हर जगह लगाते हैं। तो हमारा कैविटेशन टरबाइन में होगा, पंप में होगा, और कहीं भी पाइपलाइन आप डिजाइन करोगे तो ये होगा। ठीक है, तो ये कैविटेशन आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड होता है। और एक दूसरी चीज आप पाइप में देखोगे, कहीं पे जैसे ये पाइप आपका नीचे की तरफ आ रहा है, अचानक से यहाँ किसी ने रोक दिया, टरबाइन आपका अचानक ही सामने आएगा। रोकने का मतलब कोई भी हिंड्रेंस आ गया, कोई भी कुछ भी रोक दिया, चाहे ब्लेड लगा दो, चाहे टरबाइन ब्लेड लगा दो। तो ये हाई प्रेशर से नीचे की तरफ आ रहा है, अचानक से इसके ऊपर इतना प्रेशर लगाएगा कि इसको तोड़ सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पाइप इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऐसे देखा होगा बीच बीच में पाइप के अंदर में इस तरह से, अगर कहीं आपने पाइपलाइन देखा होगा, वाटर सप्लाई की पाइप देखी होगी या कुछ देखा होगा, तो बीच बीच में इस तरह से ऐसे डब्बे लगे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हाई स्पीड से वाटर आपका आता है, आगे कहीं हर्डल है, वाल्व लगा हुआ है रोकने के लिए, तो ये क्या कर सकता है, इसको तोड़ सकता है। तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है और इसको तोड़ देता है। तो ये जब ज्यादा प्रेशर होगा तो ये जो डब्बा यहाँ पे लगा रहता है अलग से, ये पानी यहाँ से चढ़ के इसमें आ जाता है। तो अगर इसमें आ जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, पानी यहाँ पे चढ़ जाएगा और हमारा पाइप या जो वाल्व है वो टूटने से बच जाएगा। तो इस तरह की एक कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है कि कहीं पे इस तरह की कंस्ट्रक्शन है तो क्या कर रहा है, इसको बोला जाता है वाटर हैमर। हथौड़ी जैसे काम करती है, क्या करता है, दूर से आता है तो धड़ से मारता है, टूट जाता है। तो वाटर अगर ऊपर से नीचे आएगा तो एक तरह से हैमर की तरह से काम करेगा और उसको तोड़ देगा। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सम्प लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसको तोड़ने से बचाने के लिए करते हैं। और ये जो टैंक लगाते हैं, इसका दूसरा काम ये भी होता है कि सपोज कभी यहाँ से पानी आना बंद हो गया, यहाँ से किसी ने क्या किया, या कभी कभी सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कोई जरूरी नहीं कि रेगुलर आती रहे, तो अगर सप्लाई रेगुलर नहीं आ रही तो हमारी टरबाइन तो लगातार चलेगी नहीं। तो ये क्या करता है, जो पानी यहाँ पे इकट्ठा रहता है इसको वापस भेज देता है। तो अगर सप्लाई थोड़ी मोड़ी फ्लक्चुएशन सप्लाई में रहती है तो वो क्या करता है, इसको कंपनसेट करता रहता है। इधर से थोड़ा सा कम हुआ तो इधर से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इधर से ज्यादा हुआ तो हाई प्रेशर से ये इसमें चढ़ जाएगा। तो वाटर हैमर से भी बच जाएंगे, साथ के साथ कंटिन्यूअस आपकी वाटर सप्लाई बनी रहेगी। तो ये दोनों के लिए हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपके हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन में ना पूछे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ही समझ लेना हमारे लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं इस टाइम पे ही इसको आपको बता देता हूँ। तो आपका कैविटेशन ये ध्यान रखना है। बाकी आगे जाओगे तो फ्लूइड मशीनरी पढ़ोगे तब ये आपका आएगा। तो आपका इस तरह से कैविटेशन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है।